Hello friends, this is Manish Srivastav. As we had started our series on Indian geography, this is lecture number 35 और आज के लेक्चर में हम ज्योग्राफी का एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज इरिगेशन। तो हम लोग आज से इरिगेशन के ऊपर स्टडी करेंगे। इरिगेशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, तो इसमें आज जो है हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीपर्पज जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं इरिगेशन से रिलेटेड उनको कवर करेंगे एंड देन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है एंड इट इज द बेस पार्ट ऑफ द इरिगेशन चैप्टर और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इंडिया के टर्म्स में आपको समझना है इरिगेशन कैसा रोल प्ले करता है, क्योंकि इरिगेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इरिगेशन जो है वो एक इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें मानसून से रेनफॉल बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स ही हमको जो है रेनफॉल से आपको बेसिकली वाटर मिलता है। बाकी 8 मंथ्स हम लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं, तो हम इरिगेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इरिगेशन इसलिए हमारे लिए क्रूशियल है, जो सप्लाई ऑफ वाटर टू लैंड और क्रॉप्स टू हेल्प ग्रोथ टिपिकली बाय मींस ऑफ चैनल्स या द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग आउट द वाटर टुवर्ड्स द क्रॉप, इसको इरिगेशन कहते हैं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए ज्योग्राफी के टर्म्स में, तो हम उसको आज डील करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक ऑन इरिगेशन। तो फर्स्ट थिंग सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड ओनली इन 4 मंथ्स। जैसा मैंने आपको अभी भी इनिशिएट किया था तो ही बताया था कि मॉनसूनल रेनफॉल हमारे यहाँ बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। जैसे कि हमारे यहाँ जून से अगर मॉनसून आता है तो सितंबर तक वो मॉनसून जो है फिनिश हो जाता है। उसके बाद जो है ऑन सेट ऑफ मॉनसून के बाद रिट्रीट ऑफ मॉनसून स्टार्ट हो जाता है। तो मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड ओनली इन 4 मंथ्स एंड मोर देन 50% ऑफ द नेट सोन एरिया इज रेन फेड ओनली। और जो हमारे यहाँ अगर हम बात करें मोर देन 50% एरिया जो सोन की जाती है यहाँ क्रॉप, वो रेन फेड है। रेन फेड मतलब वो रेन डिपेंडेंट है, जब रेन होती है तो ही वहां पर क्रॉप ग्रो हो पाती है। मतलब हमें वाटर चाहिए। जैसे कि अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए इरिगेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसे इंडिया की इकोनॉमी में आपका बजट्स का रोल होता है, वैसे ही आपका मॉनसून जो है उसको इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कहा गया है इन रियल टर्म्स, कि मॉनसून जो है हमारे पूरे फाइनेंस को मैनेज करता है। और अगर मॉनसून हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं आता है तो एग्रीकल्चर उससे इफेक्ट हो जाता है, और एग्रीकल्चर इफेक्ट होने से हमारी रिवर्स के अंदर वाटर नहीं होता है, हमारे टैंक्स के अंदर वाटर नहीं होता है, हमारे कैनल्स के अंदर वाटर नहीं होता है, तो इरिगेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो रेनफॉल जो है वो आपका इरिगेशन को भी सपोर्ट करता है। तो वो कैसे सपोर्ट करता है और किस तरह से इरिगेशन का रोल है वो चीज हम डील करेंगे। तो आपको यहाँ से 2 फैक्ट मैंने आपको बताया कि मॉनसूनल रेनफॉल जो है वो इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड केवल 4 मंथ रहती है और 50% हमारे यहाँ नेट सोन एरिया ऐसा है जो रेन फेड है। तो इरिगेशन इज दस एसेंशियल टू ओवरकम स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। तो अगर आपका रेनफॉल में किसी भी तरह से टेम्पोरल वेरिएशन आ रहा है तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या बचा, तो हमारे लिए इरिगेशन ही जो है एक टूल है जो इस तरीके से वर्क करता है। तो आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शोज दैट फ्रॉम एंशियंट टाइम वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। तो इस जो आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है एएसआई, इसके अलावा जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगा कि वाटर का बहुत बड़ा रोल था और उसको जो है कंजर्व करते थे लोग, और उससे जो है सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाते थे और उसको उस वाटर को यूटिलाइज करते थे। तो ये रिकॉर्ड्स हमारे एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं कि वाटर को किस तरह से प्रिजर्व करना है और उसको किस तरह से प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। तो इरिगेशन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज एन एंशियंट कॉन्सेप्ट। आप इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फिरोज शाह तुगलक, उसने इरिगेशन टैक्स स्टार्ट करवाया था, पाइपलाइन सिस्टम स्टार्ट करी थी। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी कुछ इंक्लूड किया है, उसको भी हम लोग डील करेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमको ये एविडेंस देते हैं कि वाटर की जरूरत आज नहीं थी, पहले भी थी, और पहले भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जैसे डैम्स जो कि स्टोन रबल होते थे, या रिजर्वायर लेक्स बनाए जाते थे, कैनल्स बनाई जाती थी इरिगेशन के लिए। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफी ओल्ड कॉन्सेप्ट है और बहुत ही पहले के ज़माने से ये चला आ रहा है सिलसिला। तो इसी को हम लोग जो है डील करेंगे। इसी के अलावा मैं एक और चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो भी पहले जो किंग्स हुआ करते थे वो अपनी कैपिटल मोस्टली ऐसी जगह रखते थे जो रिवर्स के बैंक पर हो।
जो नदियों के किनारों पर आपकी कोई भी जो बोला जाए किंगडम है, डायनेस्टी है, सल्तनत है, उनकी राजधानी जो होती थी, कैपिटल्स जो होती थी, वो किसी ना किसी रिवर बैंक पे होती थी। आप कोई भी इंपॉर्टेंट किंग उठाकर देख लीजिए, जैसे अकबर था, अकबर ने आगरा को अपनी कैपिटल बनाया था, वहां से यमुना रिवर निकलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मगध, मगध पे तो बहुत सारे रूलर्स ने रूल किया, जैसे हरियाणक डायनेस्टी ने रूल किया, नंद डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, आपका मौर्यन डायनेस्टी, वहां पर जो है गंगा रिवर का इन्फ्लुएंस था। इसके अलावा अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, जैसे चोल, चेर, पांड्य रूलर्स रहे, इन लोगों के पास जो है आपका जैसे कावेरी रिवर का एक सोर्स रहा, पेन्नार रिवर का सोर्स रहा। तो कोई ना कोई रिवर के बैंक्स पर बेसिकली कैपिटल्स बनाई जाती थी। तो ये चीजें हमें हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शोज दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग sophisticated hydraulic dams, structures like dam built up of stone rubble, स्टोन से बनाए जाते थे, रिजर्वायर और लेक्स जो तालाब वगैरह बनाए जाते थे, एम्बैंकमेंट्स एंड कैनाल्स फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए ये सब चीजें की जाती थी। एंड नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया। तो ये जो चीज है जो पहले होती थी वो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, मॉडर्न इंडिया के अंदर भी फॉलो कर रहे हैं। और बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन्स, तो बहुत सारी रिवर्स के ऊपर अलग अलग जो है हमने डैम्स बनाए हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने एंशिएंट टाइम से लिया हुआ है। तो बिफोर वी लुक एट दीज मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन डिटेल्स, लेट हैव अ लुक एट सम ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में कौन से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर थे उनको भी हम थोड़ा सा डील करते हैं। तो सबसे पहली बात करें, इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी, फर्स्ट सेंचुरी बीसी मतलब आपका सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स होता है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट से पहले का जो टाइम है, अभी हम लोग एडी में हैं, दैट इज एडो डोमिनी। तो अभी हमारा 2020 चल रहा है, तो दैट इज एडो डोमिनी। और इससे पहले का टाइम पीरियड जो था जब जीसस क्राइस्ट हुए थे उससे पहले, उसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ये आपका एक नेम याद रखेंगे, ये श्रृंगावेरापुरा, ये श्रृंगावेरापुरा जो है इलाहाबाद के पास है। और यहाँ पे एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनल बनाया गया था, जो कि फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा था। जो रिवर गंगा में जो फ्लड आता था उसको ये लोग प्रोटेक्ट कर लेते थे, और जब जरूरत पड़ती थी, जब रेनी सीजन नहीं होता था, तब इस वाटर को यूज किया जाता था। तो ये आपको फर्स्ट सेंचुरी बीसी में मिलता है, मतलब आज से लगभग जो है बात की जाए तो 2100 साल पहले की बात हो रही है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जब मौर्यन डायनेस्टी आई थी, ये मौर्यन डायनेस्टी काफी इंपॉर्टेंट रही है इंडिया के एंशिएंट टाइम में, मगध से रूल किया इन्होंने। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वेयर एक्सटेंसिवली बिल्ट। इन्होंने बहुत सारी चीजें बना के रखी थी, इनका रूल तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इसके अलावा एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बी फाउंड इन कलिंग, जो कलिंग था वो उड़ीसा का पुराना नाम है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में मिलता है, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे आपको बेसिकली इरिगेशन सिस्टम्स डेवलप थे ऐसा मिलता है। इसके अलावा इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक, that is one of the largest artificial lake of its time was built, that was built by राजा भोज। जो परमार डायनेस्टी थी उसके एक रूलर थे राजा भोज, उन्होंने भोपाल में एक लेक बनवाया था, दैट इज भोपाल लेक, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है जो उस टाइम का बिल्ड है। तो उसके पीछे भी क्या थॉट था कि वाटर जो है प्रोवाइड किया जाए, इरिगेशन सप्लाई के लिए किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन 14th सेंचुरी द टैंक इन हौज खास दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश। जो 14th सेंचुरी की बात करेंगे तो एक टैंक बनाया गया था हौज खास, अभी भी आप जाएंगे दिल्ली में हौज खास जगह है, और ये दिल्ली में कंस्ट्रक्ट करवाया गया था इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी का एक रूलर था, फॉर सप्लाइंग वाटर टू द सिरी फोर्ट एरिया। ये सिरी फोर्ट का जो एरिया है वहां के लिए किया गया था। तो ये आपको मिलता है कि एंशिएंट टाइम में भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे। तो ये तो हो गए पुरानी बात। अब हम बात करेंगे अब न्यूली सिस्टम्स की, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं। तो कमिंग बैक टू द इरिगेशन इन द प्रेजेंट डे इंडिया, लेट्स लुक सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जो हमारे यहाँ आज नेट इरिगेटेड एरिया है वो है 66.1 मिलियन हेक्टेयर, और टोटल ग्रॉस इरिगेटेड एरिया की बात करें तो 92.6 मिलियन हेक्टेयर है। तो टोटल जो इरिगेटेड एरिया है वो 92 मिलियन हेक्टेयर अराउंड है, और नेट इरिगेटेड एरिया जो है वो 66.1 मिलियन है। तो इरिगेशन इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो हमारी कम है, कि हमारा जितना एरिया है उसको हम पूरी तरह से इरिगेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो एक फॉर्मूला यूज किया जाता है इरिगेशन इंटेंसिटी निकालने के लिए इंडिया में, तो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया डिवाइडेड बाय ग्रॉस सोन एरिया इंटू 100 किया जाता है। तो हमारे पास जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है वो है 92.6, और जितने एरिया पे हम ग्रो करते हैं दैट इज
66 पॉइंट मिलियन हेक्टेयर्स को इसमें अगर हम कन्वर्ट करके देखेंगे 194.4 इंटू 100 तो दैट विल बिकम 47.6%। तो आपका जो बेसिकली यहाँ पे हमने ग्रॉस इरिगेटेड एरिया ले लिया 92.6 मिलियन हेक्टेयर, और ग्रॉस सोन एरिया को अगर आप देखेंगे तो 194.4 है। और इस तरह से पता चलता है कि इंडिया में जो है 47.6% ही जो है इरिगेशन इंटेंसिटी है। तो मोर देन 50% ऑफ द कंट्री क्रॉप्ड एरिया डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन रेनफॉल। जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा एरिया ऐसा है जो रेन से ही काम चलता है उसका। अगर रेनफॉल में अगर किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस आएगा तो हमारा वो एरिया जो है प्रॉपर एग्रीकल्चर वहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो मोस्ट ऑफ विच इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर, और जो बेसिकली कुछ मंथ जो हमारे यहाँ पानी गिरता है, बारिश होती है, उससे वो जो है अपना एक एक्वायरेशन करते हैं जिससे उनको प्रॉपरली वाटर मिल पाता है। बाकी टाइम पर उन एरियाज पर प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाता है, क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्टेड होता है। इवन वेयर द एनुअल ओवर प्रेसिपिटेशन इज हाई, द अवेलेबल मॉइस्चर इज नॉट एडिक्वेट टू सपोर्ट मल्टीपल क्रॉपिंग। और ये भी देखने मिलता है कि जहां पर एनुअल ओवरऑल प्रेसिपिटेशन काफी हाई है तो भी वहां पे जो अवेलेबल मॉइस्चर है वो इतना एडिक्वेट नहीं होता है, इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग को सपोर्ट कर पाए। तो आपको क्या चाहिए जब आप इतना जो है रेन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो आपको इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन वही बचता है। तो इसलिए हम लोग जो है इरिगेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा इरिगेशन 47.6% एरिया को ही मिल पा रहा है। तो बाकी एरियाज जो हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, तो उनको जो है डिपेंडेंसी दूसरी चीज पर होगी। तो उससे हमको ये चीज पता चल रही है कि हमारी जो है डिपेंडेंसी केवल जो है रेनफॉल से फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो इरिगेशन का बच जाता है। तो अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल की बात करें तो एज सीन इन द अबव फिगर ओनली अबाउट 66 मिलियन हेक्टेयर एरिया, दैट इज 47.6% ऑफ द नेट सोन एरिया इज एस्टिमेटेड टू बी इरिगेटेड। तो इससे पता चलता है हमारा 47.6% एरिया ही है जिससे हमको रेनफॉल बेसिकली इरिगेशन हम जिस पे नेट सोन एरिया एस्टिमेटेड इरिगेटेड इतना ही है, दैट इज 47.6%। तो देयर इज अ नीड टू ब्रिंग मोर क्रॉप्ड एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन सो एज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। तो इससे हमको पता चलता है कि हमें जो है ज्यादा क्रॉप एरिया जो है वो इरिगेशन में लाना है, जिससे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। द टोटल अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ द कंट्री has been estimated as 140 million hectare, which is about 76 million hectare from surface water sources and 64 million hectare from ground water sources। तो बेसिकली जो टोटल अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल है कंट्री का वो एस्टिमेट किया जाता है 140 मिलियन हेक्टेयर, और उसमें 76 मिलियन हेक्टेयर जो है सरफेस वाटर जो होता है लेक्स वगैरह में, पॉन्ड्स वगैरह में, उससे होता है, और बाकी 64 मिलियन हेक्टेयर जो है वो आपको ग्राउंड वाटर सोर्सेज से मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें इरिगेशन सोर्सेस और मेथड्स कौन कौन से हैं इंडिया में, तो द मेन सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया ये 3 टाइप्स के हैं, जिसमें कैनाल्स आ जाता है, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स आ जाते हैं, एंड टैंक्स आ जाते हैं। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दीज हैज बीन चेंजिंग फ्रॉम टू टाइम। तो इसी को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें इरिगेशन सोर्सेज और मेथड्स में, तो सबसे पहली बात होगी कैनाल इरिगेशन की। अब कैनाल जिनको नहरें बोला जाता है, तो कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटर कोर्स कंस्ट्रक्टेड फॉर वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन। तो ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल वाटर कोर्स बनाया जाता है जिससे किसी एक बड़ी रिवर का वाटर जो है ऐसी जगह पे पहुंचाया जाता है जहां पर आपका वाटर सप्लाई कम हो। जैसा कि हम देखते हैं कि राजस्थान में वाटर सप्लाई बहुत कम है, तो वहां पे रेनफॉल कम होती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वहां पे इंदिरा गांधी कैनाल है जो कि आपका बेसिकली सतलज रिवर और ब्यास रिवर से जो पानी निकलता है उस वाटर को राजस्थान तक पहुंचाया जाता है। अगर मैंने आपको जो है ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ब्यास और सतलज की लोकेशन बताई थी कि ब्यास और सतलज जो है पंजाब वाले एरिया में है और वाटर राजस्थान तक जाता है। तो ये किसकी हेल्प से जा पा रहा है? कैनल्स की हेल्प से जा पा रहा है। तो यहां से हमको पता चलता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैनल्स। एक होती है inundation canals, or these are taken out from the rivers without any regulating system like weirs at their head. Such canals are useful only during the rainy seasons। और दूसरी होती है perennial canals। एक होती है inundation canals। ये inundation canals की बात करें तो इनमें जो है कोई सिस्टम बनाकर पानी नहीं लिया जाता है किसी भी रिवर से। उसके अंदर जो एक्सट्रीम वाटर होता है, मतलब जो उसके अंदर ज्यादा लेवल वाटर बढ़ जाता है रेनफॉल के टाइम, तो उस पानी को यूज कर लेना उसको कहा जाता है inundation canals। लेकिन ये परमानेंट जो है सॉल्यूशन नहीं है। तो दूसरा सॉल्यूशन होता है दैट इज perennial canals।
दीज आर दोज विच आर टेकन ऑफ फ्रॉम द पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स वो होती हैं जिनके अंदर साल भर पानी होता है। तो पेरिनियल रिवर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग अ बैरेज अक्रॉस द रिवर, उसके अक्रॉस जो है एक बैरेज बना दिया जाता है, एक डैम या रिजर्वायर बना दिया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द कैनल्स एट प्रेजेंट इन इंडिया आर पेरिनियल। और जितनी भी कैनल्स इंडिया में अभी प्रेजेंटली हैं वो सब कैसी हैं, पेरिनियल है। तो इसी में अगर हम बात करते हैं तो कैनाल इरिगेशन कैसा है, तो कैनाल इरिगेशन कुछ इस तरह से दिखता है। ये बेसिकली आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एक छोटी सी वाटर कोर्स होता है जिसके थ्रू वाटर जो है एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है, जिसको नहर भी कैनाल भी कहा जाता है। तो कैनल कैन बी एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ इरिगेशन इन एरियाज ऑफ लो रिलीफ, जो कि जहां पर हाइटेड पार्ट कम हो, डीप फर्टाइल सॉइल हो और पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर हो। पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर का मतलब कि उस एरिया में बेसिकली आपके पास क्या हो, प्रॉपरली जो है ऐसी रिवर्स हो जिनके अंदर ऑल द ईयर वाटर रहता हो, एंड एन एक्सटेंसिव कमांड एरिया, और साथ साथ क्या हो, एक एक्सटेंसिव कमांड एरिया हो। Therefore, मेन कंसंट्रेशन ऑफ कैनाल इरिगेशन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो आपको इससे पता चलता है कि जो मेन कंसंट्रेशन है कैनाल इरिगेशन का, कि जो इसकी कंडीशंस हैं वो फुलफिल नॉर्दर्न प्लेन्स में होती हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा कैनाल्स मिलेंगी। द कैनाल्स आर प्रैक्टिकली एब्सेंट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन बिकॉज ऑफ रॉकी टेरेन। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो पूरा रॉकी एरिया है, तो वहां पे कैनाल्स बनाना थोड़ा टफ होता है, वहां पे डीप फर्टाइल सॉइल नहीं होती है, लो रिलीफ नहीं है, तो बेसिकली आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन्स पे कैनाल्स कम मिलेंगी। हाउएवर द कोस्टल एंड डेल्टा रीजन्स इन साउथ इंडिया हैव सम कैनाल्स फॉर इरिगेशन। लेकिन साउथ इंडिया की जो कोस्टल रीजन्स हैं वहां पे आपको बहुत सारी कैनाल्स मिलेंगी। इसी में अगर हम बात करें तो आपको दिख पा रही होंगी कुछ कैनाल्स यहाँ पे, जैसे राजस्थान में बेसिकली ये फ्लो होती है, दैट इज स्कीम जो ऑपरेशन में है एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, और जो इसमें पिंक कलर से हैं दैट इज स्कीम्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। जैसे ये चंबल कैनाल जो है ये बेसिकली अर्ली स्टेज में है, ये राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल है। भाखड़ा नंगल, रामगंगा, सिरहिंद, गुड़गांव वाले रीजन में गंगा के ऊपर बनाई गई कैनाल्स। ये शारदा रिवर है, गंडक रिवर, इसके ऊपर बनाया गया है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर भी जो है कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये निजाम सागर जो डैम है, नागार्जुन सागर है, तुंगभद्रा, ये मालप्रभा, ऐसी बहुत सारी हैं। मैं इनको ऑलरेडी बहुत डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, यहाँ पे जस्ट मैंने इनको इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैनाल इरिगेशन की, तो द परसेंटेज ऑफ कैनाल इरिगेशन एरिया to total irrigated area in the country has fallen from about 40%, जो कि 40% था 1950-51 में, और ये आज हमारा 25% ही रह गया है। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो बेसिकली कैनाल इरिगेशन पे डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, हम दूसरे सोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। द स्टेट्स यूपी, पंजाब, राजस्थान एंड बिहार अकाउंट ऑफ अबाउट 60% ऑफ कैनाल इरिगेटेड एरिया इन द कंट्री। जैसा मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा कैनाल्स हैं, तो इन स्टेट्स में आपको ज़्यादा कैनाल्स मिलती हैं। इसके बाद अगर हम मेरिट्स की बात करें कि क्या फायदे हैं कैनल इरिगेशन के, तो इससे पेरिनियल सोर्स रहता है, हमेशा पानी मिलता रहता है। प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम ड्रॉट्स, जो सूखा पड़ने से, अकाल पड़ने से बचाता है। ब्रिंग फर्टाइल सेडिमेंट्स टू द फील्ड, और ये फर्टाइल जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको लेकर आता है। इसके अलावा इकोनॉमिक टू सर्व अ लार्ज एरिया, और ये काफ़ी इकोनॉमिकल रहते हैं एक बड़े एरिया को सर्व करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीमेरिट्स क्या हैं कैनल इरिगेशंस की, तो कैनाल वाटर सोक्स इनटू द ग्राउंड एंड लीड्स टू वाटर लॉगिंग एंड इंक्रीजेस सैलिनाइजेशन एंड लीड्स टू मार्शी कंडीशन लीडिंग टू मलेरिया एंड फ्लडिंग। तो बेसिकली क्या होता है, कैनाल इरिगेशन हमेशा पानी बना रहता है, तो वो ग्राउंड में सोक होता है और जिससे वाटर लॉग होना स्टार्ट हो जाता है, और सैलिनाइजेशन जो वाटर की जो क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती है, और मार्शी कंडीशन, दलदला जो एरिया होता है उसके बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कई तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस जो हैं वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, लीडिंग टू मलेरिया एंड फ्लडिंग। इसके अलावा डीमेरिट्स है, वेस्टेज ऑफ वाटर काफ़ी होता है कैनाल इरिगेशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे लिए सेकंड सोर्स है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो वेल क्या होता है, वेल इज अ होल डग इन द ग्राउंड टू ऑब्टेन द सब सॉइल वाटर। जो ग्राउंड वाटर होता है उसको अचीव करने के लिए हम मिट्टी को खोदते हैं, ग्राउंड में ऐसा होल करते हैं जो कि थोड़ा सा डीप होता है, एंड ऑर्डिनरी वेल जो है अबाउट 3 to 5 मीटर्स डीप होता है, बट डीपर वेल्स अप टू 15 मीटर आर ऑल्सो डग। जो बहुत गहरे कुएं होते हैं वो 15 मीटर तक भी होते हैं, और दिस मैथड ऑफ इरिगेशन हैज बीन यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अब इसको हम नहीं बता सकते कब से हमारे यहाँ कुएं हैं, बहुत सालों से हैं, एंड वेरियस मैथड्स आर यूज्ड टू लिफ्ट द ग्राउंड वाटर फ्रॉम द वेल। और ये ग्राउंड वाटर को ऊपर लाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। सम ऑफ वाइडली यूज्ड मेथड्स आर पर्सियन व्हील, हम पर्सियन व्हील्स का यूज़ करते हैं, रेहत, चरस, मोट, डिंगी, ये लिवर जो होता है बेसिकली चरखी जिसको कहा जाता है, जिससे आप रस्सी डालकर ऊपर खींचते हैं वाटर। तो ये अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं जिससे ग्राउंड वाटर को ऊपर लेकर आया जाता है।
आज हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर आ गई है तो हम उसके थ्रू जो है यूज कर लेते हैं, लेकिन एंशियंट टाइम से यही सोर्सेस थे। इसके अलावा ट्यूब वेल इज अ डीपर वेल जनरली ओवर 15 मीटर्स डीप, और ट्यूब वेल जो होता है 15 मीटर्स डीप होता है, फ्रॉम विच वाटर इज लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ अ पंपिंग सेट ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर और अ डीजल इंजन। जो बेसिकली ट्यूब वेल्स होते हैं जो आजकल फील्ड्स पे होते हैं जहाँ पे बोरिंग्स वगैरह होती है, और ये 15 मीटर से भी डीप होते हैं, और ये लिफ्ट करते हैं वाटर को विद अ पंपिंग सेट जो इलेक्ट्रिक मोटर और डीजल इंजन की हेल्प से वर्क करता है। इसी में अगर हम बात करें वेल्स और ट्यूब वेल्स में, तो वेल इरिगेशन इज ग्रेजुअली गिविंग वे टू एनर्जाइज ट्यूब वेल्स। जो वेल इरिगेशन है वो अब धीरे धीरे ट्यूब वेल्स की ओर बढ़ रहा है, बट देयर आर मेनी वेल्स स्टिल इन यूज वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल। और ऐसे अभी भी कई जगहों पे वेल्स यूज होते हैं जिन पार्ट्स पर आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है, और द फार्मर्स आर टू पुअर टू अफोर्ड डीजल ऑयल। और या तो फार्मर्स इतने गरीब हैं कि वो डीजल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या इलेक्ट्रिसिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेसिकली वो जो है वेल्स को यूज करते हैं। दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज पॉपुलर इन दोज एरियाज वेयर सफिशिएंट स्वीट ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल। और ये मेथड जो इरिगेशन का पॉपुलर उसी एरिया में है जहां पर आपको ताजा पानी जो फ्रेश वाटर होता है या स्वीट वाटर ग्राउंड वाटर होता है वहां पर यूज कर सकते हैं। इट इज पर्टिकुलर सुटेबल इन एरियाज विद परमिएबल रॉक स्ट्रक्चर। ऐसे एरियाज में होता है जहां पर परमिएबल रॉक हो, वाटर आसानी से वहां पर जा सकता हो और सोक हो सकता हो, which allow accumulation of groundwater through percolation. Therefore wells are seen more in areas with alluvial soils. तो आपको कुएं उस एरिया में ही ज्यादा मिलेंगे जहां एलुअल सॉइल ज्यादा हो, रेगुर सॉइल ब्लैक सॉइल ज्यादा हो, एंड लेस इन रॉकी टेरेन और माउंटेनियस रीजन। ये माउंटेनियस रीजन या रॉकी रीजन्स में आपको वेल्स कम मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दीज एरियाज इंक्लूड अ लार्जर पार्ट ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, द डेल्टाइक रीजन्स ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी वैली जो हैं यहाँ पे वेदर्ड लेयर्स हैं ऑफ डेक्कन ट्रैप और क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, और सेडिमेंट्री जोन्स ऑफ द पेनिनसुला। तो ये जो है इन लार्ज पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का, यहाँ पे डेल्टाइक जो रीजन्स हैं इस पर आपको ये वेल्स ट्यूब वेल्स ज्यादा मिलते हैं। हाउएवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज नॉट सुटेबल फॉर वेल इरिगेशन। और जो ज़्यादा पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का, जैसा हमने अभी पढ़ा था कि उसमें भी जैसे कैनल्स बिल्ड करना मुश्किल है, सेम चीज़ जो है वहाँ पर वेल्स ट्यूब वेल्स भी कम है, क्योंकि पेनिनसुलर जो इंडिया है वो रॉकी पार्ट है और अनइवन सरफेस है, लेक ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है। लार्ज ड्राई ट्रैक्ट्स ऑफ राजस्थान, एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ यूपी हैव ब्रैकिश ग्राउंड वाटर विच इज़ नॉट फिट फॉर इरीगेशन। ब्रैकिश वाटर होता है और ह्यूमन कंजप्शन के लिए तो वो बिल्कुल सही नहीं होता है, हैंस अनसुटेबल फॉर वेल इरीगेशन। तो ये जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा गुजरात का पार्ट है ये इरिगेशन के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसका वाटर क्वालिटी काफी डिग्रेडेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट इरिगेशन फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूब वेल्स अकाउंट्स फॉर मोर देन 60% ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया इन द कंट्री। तो सबसे ज्यादा आज की डेट में कंट्रीब्यूशन जो है वो वेल्स और ट्यूब वेल्स का ही है, और यूपी हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेल इरिगेशन विच अकाउंट्स फॉर 28% ऑफ वेल इरिगेटेड एरिया ऑफ द कंट्री। तो यूपी इसमें सबसे आगे है, टॉप पर है, और यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश अकाउंट अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वेल इरिगेटेड एरिया। तो ये 2/3 जो है वेल इरिगेटेड एरिया को क्रिएट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेरिट्स वेल इरिगेशन के क्या हैं, तो ये सिंपल है और चीपेस्ट है, सस्ता भी है। वेल इज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड कैन बी यूज्ड एज एंड व्हेन द नेसेसिटी अराइजेस। और ये जो है आपका इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन है, उसको तभी यूज कर सकते हैं जब आपकी नेसेसिटी अराइज हो। कैनल इरिगेशन ऑन द अदर हैंड इज कंट्रोल्ड बाय अदर एजेंसी एंड कैन नॉट बी यूज्ड एट विल। तो आप जो है उसको इच्छा से यूज नहीं कर सकते कैनल्स को, लेकिन कुएं को यूज कर सकते हैं। सम ग्राउंड वाटर सॉल्ट्स आर यूजफुल फॉर क्रॉप्स। जो कई ग्राउंड वाटर के सॉल्ट्स होते हैं जो उससे निकलते हैं वो क्रॉप्स के लिए भी फायदेमंद होते हैं। डज नॉट लीड टू सैलिनाइजेशन एंड फ्लडिंग प्रॉब्लम्स। इससे किसी भी तरह से सैलिनाइजेशन, सैलिनिटी नहीं बढ़ती है, और किसी भी तरह से फ्लड की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं करते हैं वेल्स। और देयर इज अ लिमिट टू द एक्सटेंट ऑफ कैनल इरिगेशन बियॉन्ड द टेल एंड ऑफ द कैनल व्हाइल अ वेल कैन बी डग एट एनी कन्वीनियंट प्लेस। अगर हम बात करें तो कैनल इरिगेशन की कुछ लिमिटेशन है, वो हर जगह नहीं पहुंच सकती है, लेकिन वेल्स आप कहीं पे भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस मैप पे, ये मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्स एंड ट्यूब वेल्स इंडिया में। तो ये आपके नॉर्दर्न बेल्ट पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा, इसके अलावा पेनिनसुलर बेल्ट पे थोड़ा सा ये लाइट हो जाता है। सदर्न इंडिया में भी आपका इन वेल्स ज़्यादा हैं, आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन रीजन्स पे भी आपको वेल्स दिख रहे होंगे। डीमेरिट्स ऑफ वेल इरिगेशन की बात करें तो ओनली लिमिटेड एरिया कैन बी इरिगेटेड। इससे पानी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट का मिलता है। नॉर्मली अ वेल कैन इरिगेट 1 to 8 हेक्टेयर ऑफ लैंड। नॉट सुटेबल फॉर ड्राई रीजन, ड्राई रीजन में आपके कुएं भी सूख जाते हैं। और ओवर यूज में लीड टू लोवरिंग ऑफ वाटर टेबल, और अगर आप उसको ज़्यादा यूज करेंगे तो ग्राउंड वाटर टेबल भी जो है आपका लो हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो टैंक इरिगेशन की बात करते हैं। टैंक इरिगेशन मतलब एक रिजर्वायर बना देना, एक छोटा सा तालाब बना देना और उस वाटर को यूज करना, तो ये भी एक मेथड है। तो टैंक इज अ रिजर्वायर फॉर इरिगेशन, अ स्मॉल लेक और पूल मेड बाय डैमिंग द वैली ऑफ अ स्ट्रीम टू रिटेन द मॉनसून रेन फॉर लेटर यूज। तो बेसिकली ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया को चूज किया जाता है, वहां लेक्स जैसा पार्ट क्रिएट कर दिया जाता है, और जिसको जो है आप यूज कैसे करते हैं, वो बेसिकली आपका जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल का जो पानी होता है वो उसमें जमा हो जाता है, और जब आपके पास मानसून चला जाता है और ऐसा टाइम होता है जैसे समर सीजन में, तो उस वाटर को आप उस टाइम पे यूज करते हैं। और इट अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया इन इंडिया। तो ये काफी कम है, दैट इज ओनली 3% ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया इन इंडिया। और टैंक इरिगेशन की बात करें तो इज पॉपुलर इन पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन्स पर है, क्योंकि यहाँ पे रॉकी रीजन ज्यादा है, तो आसान होता है यहाँ पर लेक्स पॉन्ड्स बनाना। वेयर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द लीडिंग स्टेट्स। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो सबसे आगे है, और आंध्र प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया 29%, और टैंक इरिगेशन इंडिया जो फॉलो करता है तमिलनाडु को 23%। तो यहाँ पर आपको ज्यादा जो है टैंक ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज प्रेसाइज मेनली इन पेनिनसुलर रीजन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। आप ये पेनिनसुलर रीजन में ज्यादा क्यों है, तो उसके मैंने रीजंस भी बताए हैं। द अनड्यूलेटिंग रिलीफ एंड हार्ड रॉक्स मेक इट डिफिकल्ट टू डिग कैनल्स एंड वेल। जो हार्ड रॉक्स है उसके कारण आप कैनल्स वगैरह नहीं बना सकते। तो देयर इज अ लिटिल पर्कुलेशन ऑफ वाटर ड्यू टू हार्ड रॉक स्ट्रक्चर, मतलब जो पानी है वो ग्राउंड में नहीं जा पाता, तो वो ऊपर रह जाता है। तो बेसिकली हार्ड रॉक स्ट्रक्चर है तो पानी पर्कुलेट नहीं हो पाता है, और वो आपका अबव सरफेस पे ही मिलता है। एंड ग्राउंड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन लार्जर क्वांटिटी, और इन एरियाज में जो है ग्राउंड वाटर भी कम मिलता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर सीजनल। पेनिनसुलर रीजन में ये बनाने का बहुत बड़ा रीजन क्यों है, क्योंकि हिमालयन रिवर्स में तो ऑल द टाइम वाटर होता है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर सूख जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर सीजनल एंड देयर आर मेनी स्ट्रीम्स विच बिकम torrential during the rainy season. So the only way to use this water is to impound it by constructing bunds and building tanks. तो जो कई बार जब मूसलाधार पानी गिरता है, टोरेंशियल रेनफॉल होती है, तो रिवर्स में पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होने लगता है। तो आप उस वाटर को कैसे जो है सेव कर सकते हैं, तो आप टैंक्स बना सकते हैं, लेक्स बना सकते हैं, पॉन्ड्स बना सकते हैं। तो ऑल्सो इट इज इजी टू कलेक्ट रेन वाटर इन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पिट्स बिकॉज ऑफ इम्परमिएबल रॉक्स। और वो रॉक्स जो होती हैं वो आसानी से जो है परमिएबल नहीं होती हैं, तो वाटर उनके ऊपर रिसाइड कर जाता है। स्कैटर्ड नेचर ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्कैटर्ड नेचर है एग्रीकल्चर फील्ड का, इसलिए यहाँ पर जो है खेत तालाब योजना, ये गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जो खेतों में तालाब बनाने के लिए है। तो बेसिकली स्कैटर्ड नेचर जो है एग्रीकल्चर फील्ड का, उसके कारण भी जो है टैंक इरिगेशन यहाँ पर ज्यादा बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ टैंक इरिगेशन, तो मोस्ट ऑफ द टैंक्स आर नेचुरल एंड डू नॉट इन्वॉल्व कॉस्ट फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। जितने भी टैंक्स हैं वो आपके नेचुरल फॉर्म में बन जाते हैं, और इनके बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंडिविजुअल फार्मर और स्मॉल ग्रुप ऑफ फार्मर्स होते हैं। आप कोई भी इंडिविजुअली ग्रुप जो है वो उनको बना सकता है। इनका लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है एंड कैन बी यूज फॉर फिशिंग ऑल्सो। आप इसमें फिशिंग भी कर सकते हैं, जो कि काफी जो है कमर्शियल यूज भी इसका हम फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, इस डायग्राम में आपको दिख पा रहे होंगे कि ये साउथ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में जो है आपका बेसिकली टैंक्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया। यहाँ पर इतना टैंक्स नहीं यूज होते हैं, यहाँ कैनल्स और वेल्स का ज्यादा यूज है। डीमेरिट्स की बात करें टैंक इरिगेशन की, तो ये डिपेंड रहता है रेन पे, और दीज टैंक्स में ड्राई अप ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ये सूख जाते हैं। सिल्टिंग ऑफ देयर बेड, जो सिल्ट होते हैं या स्टोन सिल्ट, ये सब चीजें होती हैं इनकी बेड में। रिक्वायर लार्ज एरिया, इनको ज्यादा एरियाज रिक्वायर होता है। एवापोरेशन लॉसेस होते हैं, और सम टाइम देयर माइट टू बी नीड टू लिफ्ट द वाटर टू टेक इट टू द फील्ड, और आपको पानी को किसी ना किसी तरीके से उठाकर या लिफ्ट कर कर ले जाना पड़ता है फील्ड में। इसको डायरेक्टली ये पहुंचा नहीं सकते, जैसे कैनाल्स और वेल्स के थ्रू आप पहुंचा पाते हैं, या ट्यूबवेल्स के थ्रू आप उनको वहां पर कन्वीनियंस के हिसाब से पहुंचा पाते हैं। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ टैंक इरिगेशन। तो होप ये सभी चीजें आपको समझने आई होंगी, और इस लेक्चर में मैंने सभी चीजें बताई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को कवर करूंगा, तो जिसमें जितनी भी इंडिया के जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं और उनके रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, दैट विल बी डिस्कस इन वेरी डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो उस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा भी नहीं लगा हो तो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप लिख सकते हैं, या आप वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो उससे हमें जो है एक फीडबैक मिलेगा कि हम राइट डायरेक्शन में है कि नहीं, तो उसको आप जरूर जो है आंसर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।